हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की वार्षिकी। ठीक है, इसमें जो पहला टॉपिक हमारा वैश्विक शांति सूचकांक। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक देखेंगे 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस। इन्होंने जो है विश्व के विभिन्न देशों एवं क्षेत्रों की शांति की स्थिति पर एक रिपोर्ट जो है जारी किया है, और वो रिपोर्ट का नाम है वैश्विक शांति सूचकांक 2020। किसने किया है? इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ने। ठीक है, कहाँ पे है? सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। और रिपोर्ट का नाम है वैश्विक शांति सूचकांक 2020, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020। ठीक है, देखिए रिपोर्ट में टोटल कितने 163 कंट्रीज, 163 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जहां पे आइसलैंड जो है वो शीर्ष स्थान पे है। सबसे शांतिप्रिय देश है आइसलैंड। ठीक है, रिपोर्ट के अनुसार सबसे शांतिप्रिय देश जो है वो आइसलैंड है। और वही दुनिया में सबसे अशांत अगर क्षेत्र देखें तो अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान को घोषित किया गया है। भारत में इसका स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। भारत में जो है 139, ठीक है, 139 जो है कंट्री है भारत इसमें। और कितनी टोटल कंट्रीज थी? 163 कंट्रीज में भारत का स्थान है 139 पीस इंडेक्स में। ठीक है, फर्स्ट पे है आइसलैंड और लास्ट पे है अफगानिस्तान, और इंडिया का है 139, टोटल कंट्रीज है 163। ठीक है, अब क्या है इसमें? देखिए, वर्ष 2019 में भारत की रैंकिंग 141वीं और 2018 में 136वीं, 2017 में 137वीं। देखिए 2018 में जो है 141 थी और अभी 139 है। ठीक है ना, अब ये याद रखना आपको। 2019 में कितनी थी? 141वीं थी और अभी कितनी है? 139 है। तो हमारी क्या है, थोड़ी सी इंप्रूव हुई है ना, 2 पॉइंट इंप्रूव हुई है। देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 की दृष्टि से विश्व में सर्वाधिक शांति देश है आइसलैंड, शांति प्रिय देश। और इसके पश्चात कौन सा है? आइसलैंड के बाद न्यूजीलैंड है, पुर्तगाल है, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क है, कनाडा है और सिंगापुर है। तो ये जो है कंट्रीज हैं जो पीसफुल हैं। और सर्वाधिक अशांति जो है देश अभी जो है अफगानिस्तान है। इसके बाद अगर देखें तो 162वें नंबर पे है सीरिया और 161वें नंबर पे है इराक। तो सबसे अशांत कौन है? अफगानिस्तान 163 पे, 162 पे सीरिया और 161 पे इराक। ठीक है, हमारे इंडिया का कितना स्थान है? हमारे इंडिया का है 139 और 2019 में था 141। टोटल कंट्रीज कितनी है? 163। ठीक है, कहाँ पे जो है पीस इंडेक्स सबसे शांतिप्रिय देश कौन सा है? आइसलैंड। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड, पुर्तगाल। तो इतना है, आपको इतना जानना है। देखिए, सीरिया व अफगानिस्तान को पिछले 2019 के रिपोर्ट में भी सर्वाधिक अशांत देश बताया गया था। और भारत इस जो है रिपोर्ट में, इस सूची में जहाँ 139वां जो है प्लेस है अभी। पड़ोसी देशों में अगर देखें हम तो जो हमारा पाकिस्तान है, भारत का पड़ोसी देश, तो उसका जो है 152वां स्थान है। बहुत ही जो है बुरी स्थिति है वहाँ पे भी। 152वें स्थान पे पाकिस्तान है। भूटान 19वें उच्च स्थान पे है। तो भूटान जो है शांतिप्रिय देश है। ठीक है, देखिए देख लीजिए कि जो हमारे पड़ोसी हैं उसमें भूटान 19वें स्थान पे है। बहुत ही अच्छा पोजीशन है जो है शांति के मामले में। और अन्य जो पड़ोसी देश हैं वो 73वें स्थान पे नेपाल है। ठीक है, 70वें स्थान पे श्रीलंका है और 97वें स्थान पे बांग्लादेश है और 104 पे चीन है, 127वें पे म्यांमार है। तो देखिए, सबसे जो अशांत देश है इस जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो हमारा जो है कौन सा है? पाकिस्तान है, उसके बाद इंडिया है। ठीक है, पाकिस्तान 152 पे है और इंडिया 139 पे है। ठीक है, नेक्स्ट है अन्य प्रमुख देशों में ऑस्ट्रेलिया 13वें। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया 13वें पे है, मॉरिशस 23वें पे है, ताइवान 37वें पे है। तो ये आपको जानने की जरूरत नहीं है। ये हो गया। और इसमें थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। देखिए वैश्विक शांति सूचकांक की दृष्टि से 14वें रैंक तक देशों में अति उच्च शांति, अगर 1 से 14 तक जो है उसमें अति उच्च, वेरी हाई पीस की क्वालिटी वहां पे होगी। ठीक है, 15 से 60 तक जो है उच्च शांति, तो भूटान उच्च शांति वाले में है। ठीक है ना, 19वां स्थान है, 90th है। तो भूटान जो है 15 से 60 के बीच में है, हाई पीस की है। 62 से 124 अगर हुआ तो मीडियम पीस है। ठीक है, 62 से 124 मीडियम पीस है। तो हमारी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की है वो जो है 62 से 124 में है, मीडियम पीस में है। 125 से 137 जो है वो है निम्न शांति, 125 से 137 निम्न शांति। और इससे जो है अधिक रैंक जिसकी है वो वेरी लो पीस, बहुत अति निम्न शांति वाले। तो हम भारत कौन से कैटेगरी में आता है? 139 है हमारा। तो हम लोग 137 से ज़्यादा में हैं, तो अति निम्न जो है वेरी लो पीस क्वालिटी हमारी है। ठीक है,
अब देखिए जो नवीनतम ग्लोबल पीस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार 163 देशों में 81 देशों में शांति स्थिति 2019 की तुलना में सुधार हुआ है। तो 81 कंट्रीज में इम्प्रूवमेंट हुआ है शांति में, जबकि 80 देशों में स्थिति और खराब हुई है। ठीक है, तो 50-50 है लगभग। अब देखिए 19 में की तुलना में 20 में अगर हम देखें तो संपूर्ण विश्व के लिए औसत पीस सूचकांक 0.34% की गिरावट आई है। तो वो अगर ग्लोबल लेवल पे देखें तो जो औसत सूचकांक है पीस का, उसमें 0.34 जो है % की गिरावट जो है दर्ज की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन। ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन, सॉरी इसके लिए थोड़ी सी आवाज़, हाँ अब करते हैं। देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन, ठीक है, तो देखते हैं। 4 जून 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच पहला जो है भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। और इस सम्मेलन में क्या था, इसका जो थीम था वही है व्यापक रणनीति साझेदारी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की गई थी इन्होंने। ठीक है, क्या है, कौन सी घोषणा की गई थी, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, व्यापक रणनीतिक साझेदारी। ठीक है, दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर एक साझा दृष्टिपत्र, शेयर्ड विजन फॉर मैरीटाइम कोऑपरेशन इन इंडो पैसिफिक, ये जारी किया। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से क्षेत्र में विज्ञान है, प्रौद्योगिकी, अनुसंधान है, सहयोग को बढ़ाने, रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय सहयोग, आर्थिक सहयोग, कृषि सहयोग, जल संसाधन प्रबंधन, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, मतलब ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने इस पे जो है इन लोगों ने सहयोग जताने की बात की। ठीक है, अब देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय निकाय हैं उसके समर्थन में लोक प्रशासन और गवर्नेंस में सहयोग जो है ये सारी चीजें शामिल की गई। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग, भारत और ऑस्ट्रेलिया सभी इच्छुक जो हिस्सेदार हैं उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14वें पूर्वी शिखर सम्मेलन में घोषित हिंद प्रशांत महासागरीय पहल विकसित करने के लिए जो है क्या है, हिंद प्रशांत जो है महासागरीय पहल, हिंद प्रशांत महासागरीय पहल विकसित करने के लिए निकटता से काम करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है कि एक नियम आधारित समुद्री व्यवस्था करने की बात की गई है। कैसी, एक नियम आधारित समुद्री व्यवस्था, ठीक है ना, उसका समर्थन किया गया है। क्या, जो संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेष से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन पर आधारित है। ऐसी जो है एक जो है नीति होगी जो संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेष रूप से जो अन क्लॉज है, ठीक है, यूएन क्लॉज बोलते हैं, यूएन क्लॉज समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन, उस पे जो आधारित हो। ठीक है, दो देशों के बीच में 7 समझौते हुए हैं। इसमें बहुत सारे जैसे साइबर को लेके, ठीक है ना, साइबर टेक्नोलॉजी, खनन क्षेत्र में है, और ऐसे जो है लॉजिस्टिक, तो ऐसे समझौते होते रहते हैं लोग जो है कंट्रीज, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी हमारा क्या है, कोविड-19 महामारी से जो है उत्पन्न हुई चुनौतियों से निपटने के लिए और अन्य साझा प्राथमिकताओं पर कार्य करने के लिए भी ऑस्ट्रेलिया भारत रणनीतिक अनुसंधान कोष, कौन सा, रणनीतिक अनुसंधान कोष की तहत पे सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया है। ठीक है ना, इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन, वर्चुअल वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020। तो ब्रिटेन ने मेजबानी की है 4 जून 2020 को, और वैश्विक वैक्सीन शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन किया। इस आयोजन में 50 से अधिक देशों ने और व्यापारिक नेताओं, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक और जो समाज है, सरकारी मंत्रियों, राष्ट्राध्यक्षों, नेताओं ने हिस्सा लिया। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो है संबोधित किया भारत की तरफ से इसको, और इसमें वैक्सीन गठबंधन या गावी के लिए 8.8 बिलियन, ठीक है, सरकारों ने वैक्सीन के गठबंधन यानी गावी के लिए $8.8 बिलियन जुटाने की प्रतिबद्धता जो है जताई है। और इस क्योंकि कोरोना वायरस द्वारा जो बाधित टीकाकरण कार्यक्रम में मदद मिल सके, ठीक है, इसकी वजह से बहुत सारे टीकाकरण बाधित हो गए, उससे कार्यक्रम बाधित हो गए हैं, तो इसमें मदद मिल सके। भारत ने गावी को $15 मिलियन की सहायता देने की सहमति जताई है। ठीक है, कितना, $15 मिलियन। ठीक है, अब इसमें देखिए ब्रिटेन ने कोविड-19 वैक्सीन की खोज के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। तो कोविड-19 के लिए की एक वैक्सीन निकालने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है,
और वैक्सीन गठबंधन गावी वर्ष 2000 में यूनिसेफ, WHO, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और विश्व बैंक वो है हमारा अनुसंधान एजेंसियां, तो मतलब वैक्सीन के निर्माताओं इन सभी लोगों से या अन्य निजी क्षेत्रों से, पब्लिक सेक्टर से हिस्सेदारी के तहत जो है स्थापित किया गया। ठीक है, कब किया गया गावा को? 2000 में किया गया। ठीक है, गावा नहीं, गावी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हागिया सोफिया संग्रहालय। तो 10 जुलाई 2020 को टर्की की सुप्रीम कोर्ट ने इस्तांबुल में, कहाँ पे? इस्तांबुल में प्रसिद्ध हागिया सोफिया संग्रहालय को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। तो ये संग्रहालय जो है मस्जिद में परिवर्तित करने के लिए विवादित निर्णय सुनाया, और इसकी वजह से क्या हुआ कि इसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन, क्या नाम है? रेसेप तैयब एर्दोगन ने हागिया सोफिया के मस्जिद के रूप में खोलने की घोषणा की। ठीक है, तो वहाँ पे नमाज भी अदा की जाने लगी। हागिया सोफिया 1500 वर्ष पूर्व ऑर्थोडॉक्स ईसाई गिरजाघर के रूप में बेजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने 537 ईस्वी में निर्माण कराया था इसका। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा एक बार, आ सकता है कहाँ पे है ये हागिया सोफिया। तो 1453 में इस चर्च को उस्मानियाई शासकों ने मस्जिद में तब्दील कर दिया। तो पहले वो क्या था? पहले वो आपका जो है ये जो है गिरजाघर था, ईसाई गिरजाघर था, और बेजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने बनवाया था 537 ईस्वी में। ठीक है, 1500 वर्ष पुराना है ये। फिर उस्मानियाई जो शासक थे उन्होंने उसको मस्जिद में बदल दिया, और फिर 1934 में टर्की के धर्मनिरपेक्ष शासक, ठीक है, टर्की के धर्मनिरपेक्ष जो है कमाल अतातुर्क ने हागिया सोफिया को संग्रहालय में परिवर्तित कर दिया था। ठीक है, अब क्या होता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वर्तमान में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के स्थलों में शामिल है हागिया सोफिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सिंगापुर में हुए आम चुनाव में प्रधानमंत्री लुंग की सत्ता वापसी। तो देखिए जो प्रधानमंत्री लुंग है वो फिर से सत्ता में वापस आ गए हैं। तो देखिए 10 जुलाई 2020 को ये चुनाव हुए, 10 जुलाई 2020 को हुए हैं। आम चुनाव में भारी जीत दर्ज की है, और इन चुनाव का परिणाम 11 जुलाई को जो है घोषित भी हो चुका है। कब हुआ है? 11 जुलाई को घोषित हो चुका है। और हाँ, देखिए वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप के बीच में सिंगापुर की नई सरकार के गठन के लिए आम चुनाव लोगों के मुंह पर मास्क और हाथ में दस्ताने पहनकर मतदान किया गया। ठीक है, और पीएपी ने अंतिम परिणामों में 15 दिन बाद 25 जुलाई 2020 को प्रधानमंत्री ली सिएन लुंग, क्या नाम है? ली सिएन लुंग को 37 सदस्यीय नए मंत्रिमंडल की घोषणा की, और इसके बाद जो है राष्ट्रपति कार्यालय इनका इस्ताना में ली सिएन ने, कहाँ पे? इस्ताना में ली सिएन ने अपने मंत्रियों के साथ शपथ ग्रहण कर लिया। तो मतलब ली सिएन वापस आ गए हैं जो है वहाँ पे। हाँ, तो अब देखिए ये देखते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जुलाई 2020 को आम चुनाव में सफलता की बधाई जो है ली सिएन लुंग को दी, और 2004 में लुंग सिंगापुर के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब वापस आ चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है डोमिनिका बनेगा दुनिया का सबसे पहला तूफान रोधी देश। ठीक है, डोमिनिका जो है वो जो है पहला तूफान रोधी देश बनेगा दुनिया का। ठीक है, डोमिनिका 2 साल पहले हरिकेन मारिया, कौन सा हरिकेन? मारिया के कारण पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। ठीक है, 2 साल पहले आए शक्तिशाली तूफान से देश का 226% जीडीपी और 90% बुनियादी ढांचा ध्वस्त हो गया। तो सोचिए 226% जीडीपी और 90% जो बुनियादी ढांचा था वो ध्वस्त हो गया। अब इस देश ने खुद को तूफान रोधी बनाने की योजना तैयार कर ली है। डोमिनिका के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्कैरेट, क्या नाम है? रूजवेल्ट स्कैरेट को हरिकेन मारिया के देश से टकराने के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए एक ऐसे राष्ट्र निर्माण के लिए फंड की मांग की है जहां न सिर्फ शक्तिशाली तूफानों को शारीरिक तौर पर झेलने के लिए सक्षम हो, बल्कि आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से भी जो है वहां पे सक्षमता हो इस चीज के लिए। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो चीन द्वारा हांगकांग संबंधित विवादित कानून पारित। तो चीन ने हांगकांग से संबंधित विवादित कानून जो है पारित कर लिया है। ठीक है, कौन सा है? चीन की संसद नेशनल पीपल्स कांग्रेस
स्टैंडिंग कमेटी, कौन सा है, नेशनल पीपल कांग्रेस स्टैंडिंग कमेटी द्वारा जो है हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, नेशनल सिक्योरिटी लॉ, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी लॉ वो पारित कर दिया है। 1 जुलाई से ही लागू किए गए इस कानून के प्रति लोगों में भारी असंतोष है, ठीक है, हांगकांग में लोग जो है इससे बहुत नाखुश हैं। तो ये पहली बार चीन को विशेष प्रशासनिक क्षेत्र SAR के गठन के लिए शक्ति प्रदान करेगा। तो ये जो है चीन को एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के गठन के लिए जो है एक शक्ति प्रदान हो जाएगी, जिससे हांगकांग की स्वायत्तता समाप्त हो सकती है, ठीक है ना, उनकी जो है स्वायत्तता वो खत्म हो जाएगी। तो ये जो नया कानून है उसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य देख लेते हैं। हांगकांग जो है विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए कानूनी प्रणाली है और प्रवर्तन तंत्र को स्थापित करना और उसमें सुधार करना है। तो जो हांगकांग के लिए क्या है, प्रशासनिक क्षेत्र के लिए, विशेष प्रशासनिक क्षेत्र के लिए कानूनी प्रणाली और प्रवर्तन तंत्र को स्थापित करना है। इसके अनुसार जो क्या होगा, कानूनों का दायरा ऐसी किसी भी गतिविधि को कवर कर सकता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा में गंभीर रूप से खतरे में डालती है। तो कोई भी गतिविधि, मतलब उनका कोई भी अगर डिमांड या कोई भी राइट्स है तो उसको जो है वायलेट किया जा सकता है इस तर्ज पे कि राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा है, ठीक है। कानून से चीन की सुरक्षा एजेंसियों की पहली बार हांगकांग ने अपने कार्यालय में खोलने की अनुमति दी। तो जो इसमें जो है चीन की सुरक्षा एजेंसियों का पहली बार हांगकांग में अपने कार्यालय खोलने की अनुमति दे दी गई इस कानून की वजह से, ठीक है। उद्देश्य क्या है, अलगाववादी जो हैं, ठीक है, विध्वंसक, घुसपैठ या विनाशकारी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए हांगकांग के विदेशी और जो है विदेशी ताकतों के उपयोग को रोकने और दंडित करने का उपायों को सक्षम करना है। नए कानून के तहत प्रदर्शनकारी या राजनीतिक उद्देश्य के लिए चीन सरकार पर दबाव बनाने के लिए सार्वजनिक परिवहन में आगजनी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसा कोई कार्य यदि करते हैं तो क्या होगा, इसे आतंकवादी घटना मानते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या है, हांगकांग सरकार व उसके कर्मचारियों की कोई भूमिका इस कानून को लागू करवाने में नहीं रहेगी, ठीक है। हांगकांग सरकार उसके कर्मचारियों की कोई भी भूमिका नहीं रहेगी इस कानून को लागू करने तथा कानून से जुड़ा स्टाफ भी जो है क्या होगा, जो स्टाफ होंगे वो भी जो है सरकार के नियंत्रण में नहीं होगा, ठीक है। ये जो हांगकांग था वो पहले ब्रिटिश उपनिवेश था। हांगकांग को 1997 में मुख्य भूमि चीन को सौंप दिया गया था, जो इसके विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है। तो हांगकांग ब्रिटिश शासन से 1997 में एक देश दो व्यवस्था के तहत चीन के साथ में आया था और इस व्यवस्था के तहत हांगकांग वासियों को खुद के भी कुछ अधिकार दिए जाएंगे, है ना, उनका अपना स्वयं का अधिकार रहेगा। इसमें अलग अलग न्यायपालिका और जो है न्यायालयों के लिए आज़ादी के अधिकार शामिल हैं। लेकिन ये व्यवस्था है 2047 तक के लिए है, 2047 तक के लिए है। इस कानून के खिलाफ हांगकांग में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा ने चीन के इस निर्णय पर चिंता व्यक्त की है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है 36वां आसियान शिखर सम्मेलन। क्या है, 36वां आसियान शिखर सम्मेलन। तो 26 जून 2020 को 36वां वर्चुअल आसियान शिखर सम्मेलन 36 एसोसिएशन ऑफ द साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो आसियान है उसका हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया। कहाँ पे, हनोई वियतनाम में। आसियान शिखर सम्मेलन हनोई वियतनाम में आयोजित किया गया, जिसकी थीम क्या थी, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान, ठीक है। क्या है, कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान। तो इसमें क्या है कि आसियान के शिखर सम्मेलन का प्रमुख जो उद्देश्य है वो कोविड-19 की महामारी की जो है प्रतिक्रिया, महामारी के बाद रिकवरी और भागीदारों के साथ भविष्य में सहयोग पर है, ठीक है। सम्मेलन अप्रैल 2020 में वियतनाम के दा नांग में होने वाला था, जिसे कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया गया था, ठीक है। तो ये हो गया द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020। तो देखिए टाइम्स हायर एजुकेशन 2020 को विश्वविद्यालयों की नई पीढ़ी के लिए वर्ल्ड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020, कौन सा है, वर्ल्ड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की। देखिए यह रैंकिंग 50 वर्ष से कम उम्र के विश्वविद्यालयों की है, ठीक है। ऐसे विश्वविद्यालय जिनकी एज जो है 50 ईयर्स से कम है, जिसमें दुनिया भर के 414 विश्वविद्यालय शामिल हैं। दुनिया भर में 414 विश्वविद्यालय शामिल हैं, जिसमें सिर्फ 2 भारतीय विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में शामिल हैं। तो इंडिया के सिर्फ 2 भारतीय विश्वविद्यालय हैं जो है टॉप 100 में
हैं। और कौन कौन से? IIT रोपड़ और IIT इंदौर, दो ही हैं, IIT रोपड़ और IIT इंदौर। कितना है? 62, 62 और आपका 64। ठीक है, IIT जो है रोपड़ और IIT इंदौर। तो जो यंग है, मतलब ये 50 साल से कम की इनकी एज है, और ऐसे विश्वविद्यालय को लिया गया है। द यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान जो है हांगकांग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हांगकांग को मिला है। ठीक है, तो जो टॉप है वो हांगकांग के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हांगकांग को मिला है। दुनिया के शीर्ष 10 यंग विश्वविद्यालयों की रैंकिंग इस प्रकार है। देख लीजिए 10 की कौन सी? हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी सिंगापुर, पेरिस साइंसेज एंड लिटरेस PLS रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस फ्रांस, और संत अन्ना स्कूल ऑफ एडवांस्ड स्टडीज पीसा इटली, कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और ये देखिए ऐसे ही है, ये सारे 10 आप एक बार देख लीजिएगा। तो 10 इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, 10 पूछेगा नहीं। पहला कौन सा है आपका? हांगकांग विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये हो गया। और हमारे इंडिया में जो है 62 और 64 नंबर पे रोपड़ और कौन सा है? देख लीजिए आपका ये रोपड़ है, और फिर जो है IIT इंदौर है। रोपड़ और इंदौर है, वो दोनों देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो हो गया IIT रोपड़ और इंदौर के बाद जिन अन्य भारतीय संस्थानों को रैंकिंग में सूचीबद्ध किया गया है वो है IIT पुणे, IIT गांधीनगर, अमृता विश्व विद्यापीठम, IIT भुवनेश्वर, IIT गुवाहाटी, IIM अहमदाबाद शामिल किया गया, जो 101 से 200 रैंकिंग के बीच में है। ठीक है, अब ये जो विश्वविद्यालय हैं के 5 मापदंड हैं: टीचिंग, रिसर्च, इंटरनेशनल आउटलुक और इंडस्ट्रियल आउटलुक। ठीक है, इन मानदंडों को दिया जाने वाला वेटेज शिक्षण अनुसंधान जैसे 30% किस पे होगा? टीचिंग पे होगा। उसके बाद फिर अंतर्राष्ट्रीय पहलू के लिए 7.5%। ठीक है, और जो है उद्योगों के लिए 2.5%। तो ऐसे डिफरेंट इसके लिए वैल्यूज प्रतिशत दिए गए हैं। अब नेक्स्ट हमारा है समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020। देखिए इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU द्वारा 12 मार्च 2020 को समावेशी इंटरनेट सूचकांक इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020 जारी किया गया। सूचकांक में दुनिया भर में के 100 देश शामिल हैं। तो इसमें कितने कंट्रीज हैं? 100 कंट्रीज जो है 100 कंट्रीज शामिल हैं। ठीक है, दुनिया की 96% GDP और 91% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए 2020 में सूचकांक में स्वीडन शीर्ष पर स्थान पर है। 2020 में 20 के सूचकांक में कौन? स्वीडन जो है वो शीर्ष स्थान पे है, और इसके बाद न्यूजीलैंड है, फिर अमेरिका है, और फिर रैंकिंग में जो ऑस्ट्रेलिया है वो चौथे पे है, डेनमार्क 5वें पे है। तो देख लीजिए टॉप पे स्वीडन है, फिर न्यूजीलैंड है। स्वीडन, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क। अन्य प्रमुख देशों में दक्षिण कोरिया 6ठे नंबर पे है, और ये आपको ध्यान नहीं रखना है। भारत देख लीजिए कितने नंबर? भारत 46वें नंबर पे है, 46 नंबर पे है। ठीक है, पिछले वर्ष भारत की रैंकिंग 47 थी, तो अभी 46 हो गई, एक इम्प्रूव हुआ है। तत्परता स्तंभ में भारत 12वें स्थान पर है। तत्परता स्तंभ में भारत 12वें स्थान पर। इंटरनेट की उपलब्धता स्तंभ में विशेषकर महिलाओं की पहुंच के मामले में भारत का प्रदर्शन खराब है। ठीक है, भारत अपने पड़ोसी देश चीन के अलावा अन्य से बेहतर स्थिति में है। तो चीन जो है भारत से आगे है, पाकिस्तान का और भी स्थिति खराब है। तो हमारा जो भारत का रैंकिंग है वो है 46। ठीक है, वैश्विक अब देखिए वैश्विक स्तर पर अगर बुरुंडी को देखें तो 100वें स्थान पे है ये। ठीक है, और जबकि लाइबेरिया 99, मेडागास्कर 98, मलावी 97, बुर्किना फासो 96। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द इकोनॉमिक्स समूह की एक आर्थिक विश्लेषण तथा अनुसंधान संस्था है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। इसका मुख्यालय है यूनाइटेड किंगडम लंदन में। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम लंदन में। ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU। ठीक है, ये आर्थिक विश्लेषण समूह है और अनुसंधान संस्था है। इसका जो है स्थापना 1946 में किया गया था, और इसका मुख्यालय जो यूनाइटेड किंगडम लंदन में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा व्लादिमीर पुतिन 2036 तक रूस के राष्ट्रपति बने। कब तक? 2036 तक व्लादिमीर पुतिन ही अब राष्ट्रपति रहेंगे वहाँ पे। अब देखिए पुतिन को मजबूत समर्थन मिला है वहाँ पे, और जो है समर्थन के बाद राष्ट्रपति पुतिन अगले
दशक के मध्य यानी कि 36 तक सत्ता में बने रह सकते हैं। ठीक है, उस जो है रूसी जनता ने उस कानूनी संशोधन को मंजूरी दे दी, जिसके बाद पुतिन 2024 में, ठीक है, वो एक कानूनी संशोधन किया गया था जिसमें पुतिन जो है 2024 में क्या होगा कि वर्तमान कार्यकाल की समाप्ति पर 6 वर्ष की 2 और कार्यकाल उनको मिलेंगे। ठीक है, तो लोगों की सहमति थी, 78% रूसी जनता को इस कानून संशोधन को समर्थन कर दिया है। जो राष्ट्रपति पुतिन ने स्वयं में को वर्ष 2026 तक सत्ता में बनाए रखने की अनुमति वाले संविधान संशोधन को लागू करने के लिए 3 जुलाई 2020 को आदेश दिया, जिसके बाद 4 जुलाई को संविधान संशोधन प्रभावी हो गया। अब देखिए क्या है कि व्लादिमीर पुतिन को 2026 तक सत्ता में बने रहने का रास्ता खुल गया। ठीक है, कब? 11 मार्च 2020 को। और 450 सदस्यीय निचले सदन, इनका सदन का नाम क्या है? ड्यूमा, याद रखिएगा ड्यूमा। 383 सदस्यों ने संशोधन के पक्ष में मतदान किया, जबकि किसी ने भी इसके विरुद्ध मतदान नहीं किया। 43 सदस्य ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया और 24 सदस्य अनुपस्थित रहे। तो किसी ने निगेटिव में मतदान नहीं किया, इसके विरुद्ध में मतदान नहीं किया। यह प्रस्ताव सांसद वैलेंटीना तेरेश्कोवा द्वारा लाया गया। ज्ञात हो कि तेरेश्कोवा 1963 में अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि कौन लेके आए? वैलेंटीना तेरेश्कोवा। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन 1999 से लगातार सत्ता में है, 2 बार प्रधानमंत्री रह चुके थे, 2002 से 2008 और 2012 में वहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है IMD विश्व स्पर्धा सूचकांक 2020। IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020। तो देखिए जून 2020 में विश्व में 63 देशों की IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग 2020, इस सूचकांक में सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर जहाँ पे पहले स्थान पर है, वहीं वेनेजुएला अंतिम स्थान पे है। तो किसमें? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव रैंकिंग जो है उसमें सिंगापुर फर्स्ट स्थान पे है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगापुर पहले स्थान पे है और वेनेजुएला जो है अंतिम स्थान पे है। तो इसमें मैं देखिए IMD विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को 43वां स्थान मिला है। भारत को कितना है? 43वां स्थान मिला है। और पहले जो है विगत वर्ष भी जो है सेम 43वें स्थान पे भारत था। और भारत का कुल स्कोर अगर देखें तो 62.95 है। ठीक है, तो स्कोर कितना है भारत का? 62.9 और जो है स्थान है 43वां। सूचकांक में शामिल शीर्ष 5 देश इस प्रकार हैं। कौन कौन से? देखिए सिंगापुर है 100 पे, डेनमार्क है 99.496 पे, स्विट्जरलैंड 98.37 पे। तो ऐसे ही हमारे हैं। और सूचकांक में अंतिम स्थान पे देखते हैं वेनेजुएला जो है, ये जो है अंतिम स्थान पे है। वेनेजुएला अंतिम स्थान पे है, तो वेनेजुएला देख लीजिए। और ब्रिक्स देशों में भारत के अलावा चीन जो है 20वें स्थान पे है, रूस 50वें स्थान पे है, ब्राज़ील 56 पे है, दक्षिण अफ्रीका 59 पे और आपका तो ये जो है सबका स्थान है। अगर हम देखें कि ब्रिक्स में जो है सिर्फ चीन जो है भारत से आगे है। विश्व के अन्य प्रमुख देशों जैसे अमेरिका कौन से नंबर पे? अमेरिका 10वें नंबर पे है, कनाडा 8वें नंबर पे है और जर्मनी किस पे? जर्मनी 17वें और ऑस्ट्रेलिया 18वें नंबर पे। तो ये जो है हमने यहाँ तक कवर किया। नेक्स्ट वीडियो हम आगे देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।